गुड मॉर्निंग। आज के मेरे व्याख्यान का विषय जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक विचार। जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक विचारों के अंतर्गत हमने उनका परिचय और कुछ आर्थिक विचार जिसके अंतर्गत डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पर्सनल फ्रीडम पर आर्थिक विचारों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उनके आर्थिक विचारों का प्रारंभ आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। भारत के आर्थिक विकास के लिए नेहरू जी ने आर्थिक नियोजन को आवश्यक माना, क्योंकि वे क्रमबद्ध एवं उचित प्रणाली को विकास में विश्वास करते थे। नेहरू जी रूस के नियोजन जो 1928 में प्रारंभ हुआ से बहुत अधिक प्रभावित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में योजना आयोग की स्थापना करने में नेहरू जी का महत्वपूर्ण हाथ था। वे प्रधानमंत्री बनने के बाद से अपनी मृत्यु तक इसके अध्यक्ष बने रहे। वास्तव में नियोजन से उनका संबंध 1938 से था, जब वे भारतीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष बने। नेहरू जी नियोजन को एक ऐसा कार्यशील विज्ञान मानते थे जो लोगों को गतिशील बनाकर उनमें जागरूकता पैदा कर सके और लोगों में विकास करने की जिज्ञासा पैदा कर सके। इसी उद्देश्य के लिए नेहरू जी ने इस बात पर बल दिया कि लोगों को प्लानिंग माइंडेड बनाया जाना चाहिए। नेहरू जी इस पक्ष में थे कि यदि नियोजन को क्रियान्वित करने के लिए हमें विदेशी सहायता भी लेनी पड़ती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, किंतु उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आर्थिक नियोजन विभिन्न प्रतियोगी उद्देश्यों के मध्य सेतु या संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। ये उद्देश्य सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं, खाद्यान्न व उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन, आधारभूत उद्योगों, रक्षा उद्योग आदि को विकास के रूप में परिलक्षित करते हैं। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नेहरू जी ने यह बताया कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। इस प्रकार से नेहरू जी भारत को आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत करने के लिए आर्थिक नियोजन पर बहुत जोर देते थे। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। गांधी जी के समान नेहरू जी भी भारतीय ग्रामीण समस्याओं एवं उनकी आर्थिक कठिनाइयों के प्रति जागरूक थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने सामुदायिक विकास योजनाओं को प्रारंभ किया। इन योजनाओं से गांवों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व चहुमुखी विकास किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उनका विचार था कि प्रत्येक गांव में एक स्कूल, एक सहकारी भंडार तथा पंचायत होनी चाहिए। वे इसे देश के विकास एवं नई चेतना का प्रतीक मानते थे। राष्ट्रीय नियोजन के अंग के रूप में उन्होंने सामुदायिक विकास को अपनाया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका स्वरूप अधिक स्पष्ट किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने निम्न बातों पर जोर दिया: सहकारी कार्यक्रमों का विकास, विशेष रूप से कृषि का विकास, पंचायतों का एक संस्था के रूप में विकास, कृषि जोतों की चकबंदी, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों का विकास, महिलाओं व ग्रामीण युवाओं के लिए उन्होंने कार्यों को महत्व दिया, आदिवासियों के लिए अलग से
गहन कार्य पर विशेष जोर दिया। नेक्स्ट, कृषि एवं भूमि सुधार, एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि व भूमि सुधारों की प्राथमिकता देना उनको पहला कदम था। नेहरू जी चाहते थे कि यदि भारत का विकास करना है तो कृषि का विकास करना बहुत आवश्यक है। कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता उन्होंने महसूस की। यदि कृषि असफल रहती है तो सरकार व राष्ट्र दोनों असफल रहते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जमींदारी उन्मूलन का कदम उन्होंने उठाया। आज भारत के विभिन्न राज्यों में जो जोत की सीमा निर्धारित की जा रही है, उसके पीछे नेहरू जी की भूमि सुधार प्रेरणा छिपी हुई है। कृषि के क्षेत्र में सहकारिता को भी महत्व देने वाले वह पहले व्यक्ति थे जिनका सहकारिता सिद्धांत अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया। कृषि संकट को दूर करने के लिए कृषि का भी यंत्रीकरण ताकि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। कृषि विकास के लिए नेहरू जी ने दीर्घकालीन आर्थिक विकास जिसमें औद्योगिकरण के साथ कृषि को भी महत्व दिया। कृषि को आधुनिक कृषि के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे नेहरू जी। नेहरू जी ने भारत में भूमि समस्या को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा और इस संदर्भ में उन्होंने उनके निम्न विचार हमारी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भूस्वामित्व उत्पादन वृद्धि में प्रमुख बाधा है। पूंजी की कमी, कृषि तकनीक के समुचित प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु कृषि अधिकाधिक रूप से सहकारिता के आधार पर की जानी चाहिए। श्रम शक्ति व मशीनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करना, न कि प्रतिस्थापन के रूप में। कृषि पर बढ़ते हुए जनसंख्या दबाव से वह अनभिज्ञ नहीं थे। उनके अनुसार भूमि के संदर्भ में प्रमुख बाधा भूमि व जनसंख्या का अनुपात नहीं बल्कि भूमि का खाद्य अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने व किसानों को उचित प्रतिफल दिलाने के लिए समस्त खाद्य व्यापार को धीरे धीरे संस्थागत करने की आवश्यकता है। नेहरू जी का अगला विचार है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेहरू जी लोकतंत्र के पक्षधर थे तो समाजवाद के भी वह व्यक्तिवादी भी थे और समाजवादी भी। इस वैचारिक सम्मिश्रण ने उन्हें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों का ही पक्षधर बनाया। इसी आधार पर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रतिपादित किया। नेहरू जी के अनुसार दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। ऐसा होने पर राष्ट्र के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। नेहरू जी ने आधारभूत उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में तथा लघु व कुटीर उद्योगों को निजी क्षेत्र में रखने पर बल दिया, लेकिन निजी क्षेत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की की आवश्यकता नहीं है और उनके लिए सरकारी नियंत्रण को भी आवश्यक बताया। नेहरू जी उत्पादन वृद्धि के प्रबल पक्षधर थे। इसके लिए बड़े पैमाने के आधारभूत उद्योगों सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने पर बल देते थे। नेहरू जी ने प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा में मिश्रित अर्थव्यवस्था का कायम रखने का सुझाव दिया। उनमें उद्योगों को 4 भागों में बांटा: अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री, परमाणु शक्ति के उत्पादन व नियंत्रण, रेल परिवहन, केंद्रीय सरकार का पूर्ण एकाधिकार उन्होंने इसमें तय किया। दूसरे वर्ग में उन्होंने कोयला, लोहा, इस्पात,
वायुयान निर्माण और टेलीफोन और निर्माण, खनन। यदि इसमें निजी स्वामित्व है तो सरकार उसमें अपने स्वामित्व में ले सकती है, ऐसा प्रावधान भी रखा। महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग नमक, मशीनी औजार, रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, चीनी, खनन, खनिज, प्रतिरक्षा उद्योग शामिल है। इन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण तय किया गया। इसमें शेष उद्योगों को जो भी निजी व सरकारी क्षेत्र में थे उसे उन्होंने चौथे भाग के अंतर्गत रखा। भारत में विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। प्रत्येक अल्प विकसित राष्ट्र को तीव्र आर्थिक विकास में पूंजी की समस्या का सामना करना पड़ता है। पूंजी का अभाव। यदि हमें तीव्र विकास करना है तो पूंजी की आवश्यकता की परिपूर्ति हेतु विदेशी पूंजी पर निर्भरता को उन्होंने स्वीकार किया। नेहरू जी ने विदेशी पूंजी को आमंत्रित भी किया। विदेशी पूंजी के आगमन में नेहरू जी ने विदेशी विनियोजकों को निम्न 3 आश्वासन दिए। विदेशी उपक्रमों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जो कि भारतीय उपक्रमों पर सामान्यतः लागू नहीं होता। विदेशी निवेशकर्ताओं को नकद लाभ की अनुमति प्रदान की गई। और तीसरा, सरकार ने अपरिहार्य परिस्थितियों में समान क्षतिपूर्ति की गारंटी भी विदेशी निवेशकर्ताओं को प्रदान की। नेहरू जी ने तीव्र औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं व अन्य स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में पूंजी प्राप्त की। अर्थात आज हमने या अब तक हमने नेहरू जी के डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर्सनल फ्रीडम, इकोनॉमिक प्लानिंग, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म्स, मिक्स्ड इकोनॉमी और फॉरेन कैपिटल इन इंडिया का अध्ययन कर लिया है। थैंक यू।